हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राकृतिक घटनाएं। और प्राकृतिक घटनाओं में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्राकृतिक घटना, इसके अंतर्गत जो है प्रकाश एवं ध्वनि जो है दो टॉपिक दिए गए थे। तो आज जो इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं वो प्रकाश के बारे में, साथ ही प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, मैं आपको ब्रह्मांड जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और यह उत्पन्न होती है हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो यह नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तब एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश जो है विकिरण के रूप चलता है, प्रकाश विकिरण के रूप में गमन करता है या चलता है। और इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रकाश की वो होती है फोटोन। प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास जो है प्रकाश की चाल होती है। क्योंकि यदि आप निकालना चाहते हैं प्रकाश की चाल तो आप इससे निकाल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। इसके साथ जो है उसको प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर आने में जो है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो आप सेकंड में यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो 15 करोड़ में आप भाग दे सकते हैं। 15 करोड़ में आप भाग दे सकते हैं। आठ छंग 48 मतलब 480 ये हो गए, 16 9 96 या 500 का आप भाग दे दीजिएगा आप 15 करोड़ में तो आपका 3 लाख के आस 5 3 15 और 2 जीरो कट जाएंगे तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड जो है प्रकाश की होती है। इसकी सबसे छोटी इकाई आपको याद रखनी है फोटोन है, या विकिरण के रूप में जो है प्रवाह करता है, गमन करता है, चलता है। आप समझ गए होंगे। इसमें परिभाषा में क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ओके, जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। क्योंकि हमें वो दिखता है इसलिए उसने बोला है कि दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण जो होता है फोटोन होता है। सबसे छोटी इकाई या मूल कण क्या है, फोटोन है। प्रकाश के संपूर्ण गुणों की व्याख्या के लिए आइंस्टीन के प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। यदि प्रकाश के संपूर्ण गुणों के बारे में यदि जानना है तो आइंस्टीन ने जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था उसका हम सहारा लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। प्रकाश के 5 गुण होते हैं जो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यह ध्यान से देख लीजिएगा। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, तो यह जो है प्रकाश के गुण हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे परावर्तन। पहला गुण देख लेते हैं हम, परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, तो यहाँ पे जो है आपको पिक्चर फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है, एक रफ सरफेस है। रफ कह सकते हैं आप, खुरदरा। तो स्मूथ सरफेस पे आप देख रहे होंगे, जैसे कांच देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कांच है। तो कांच पर जब प्रकाश किरण टकराएगी तो वह पूर्णतः जो है परावर्तित हो जाती है। किसी चमकीली सतह पर जब प्रकाश टकराती है, स्मूथ सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है तो वो पूर्णतः जो है परावर्तित हो जाती है। लेकिन जब किसी रफ सरफेस पर टकराती है तो आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा कि प्रकाश किरण क्या हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है। तो वह बिखर जाती है। यही जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है जिसके कारण जो है हमको आपने देखा होगा हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, प्रकाश हीरे के अंदर जाता है और वो उसके अंदर ही जो है आपस परावर्तित होता रहता है, जिस कारण से हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। तो परावर्तन होता क्या है आप लोग समझ गए होंगे। सतह से टकरा करके वापस लौट जाना किसी और दिशा में, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको परिभाषा भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ना चाहें, साथ ही नोट्स तो मैं आपको उपलब्ध करा ही रहा हूँ तो नोट्स के जरिए भी जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो में बहुत कुछ बोल देते हैं हम। नेक्स्ट है आपका परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सरफेस दिख रहा है, इसमें यह आपको जो है लंब दिख रहा है। यह जो है आपको दिख रही है यहाँ पर जो है वह दिख रही है आपको आपतित किरण। जो ब्लू कलर से दिख रही है तीर वह है आपतित किरण आपकी। जो रेड कलर की तीर आपको दिखेगा वह है आपका रिफ्लेक्टिव रे, आप कह सकते हैं परावर्तित किरण। अब इसके नियम हम जान लेते हैं कि इसके नियम होते क्या है। यहाँ पे जो है आपका थीटा आई कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा आर बन रहा है। पहला नियम आपका जो है, दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से टकरा कर जो है लौट कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। यह जो है आपकी आपतित किरण है, यह आपकी परावर्तित किरण है। यह जो है आपका अभिलंब है या लंब है। इसके बाद जो है यहाँ पर बोला गया है कि थीटा आई जो है थीटा आर के बराबर होता है। और जो एक और नियम है आपका वो देख लेते हैं
कि आपतित किरण दर्पण पर लंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण लंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। मतलब कि यह जो थीटा आई कोण है यह आपका है जो है आपतन कोण है, और थीटा आर जो है आपका परावर्तित कोण है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी बोला है कि परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात थीटा आई और थीटा आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि आप आपतन किरण को थोड़ा अभिलंब या लंब की तरफ यदि आप झुकाएंगे, ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे, या इस साइड इधर से आपकी किरण आती है तो आपकी परावर्तित किरण भी जो है इस साइड को जाएगी। मतलब थीटा आई जितना आपका बनेगा थीटा आर उतना ही बनेगा। यदि आप इस एग्जाम्पल को करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट को आप घर पर करना चाहते हैं तो आप किसी लेजर जो है टॉर्च के जरिए आप इसे कर सकते हैं। यदि आपका लेजर टॉर्च नहीं है तो आप गेंद के जरिए भी जो है इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन का एक सिंपल नियम है थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, यही जो है नियम है मेन। परावर्तन का नियम जो है आपको थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। परावर्तन का नियम है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको यह नियम याद रखना है। बाकी जो है यहाँ पर बताया गया है कि इसको आपतन किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको थीटा आई कहते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है इसको बोलते हैं थीटा आर, या आप कह सकते हैं परावर्तित कोण। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या आप कह सकते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो आपतित किरण है आपकी, आपतित किरण के बाद जब वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण जो है आपकी वह जो है अभिलंब की तरफ, या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो इसी बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें इसमें जो आपका लिखा हुआ है वही है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह जो है क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि यदि यह किरण सीधी आई है तो यदि किसी दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में यदि वो प्रवेश कर रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए था। इसको कैसा जाना चाहिए था? सीधा। लेकिन यह सीधा ना जाकर के क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। या तो इस साइड को हो जाएगी, अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी, या अभिलंब के पास की तरफ जाएगी, लेकिन वह अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट में हम अच्छे से समझेंगे। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सघन में आप कह सकते हैं जैसी वाटर एक सघन माध्यम हो गया, और विरल माध्यम जो है हमारा हो गया क्या, जो है वायु हमारी एक विरल माध्यम हो गया। यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ तरफ जो है झुक जाएगी। तो यही यहाँ पर जो नेक्स्ट में है कि जब विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे यदि आप प्रकाश किरण किसी पानी में टॉर्च डालिएगा तो वह सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा झुक जाएगी अभिलंब की तरफ। अब अभिलंब की तरफ जो है इस तरीके से झुक जाएगी, वह किरण पानी में जो है इस तरीके से झुक जाएगी। तो यही है कि जब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर अभी आप समझ गए होंगे सघन माध्यम से विरल, सघन और विरल में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। अभी जो परावर्तन के नियम थे, यहाँ पर अपवर्तन आप समझ चुके हैं कि अपवर्तन होता क्या है। इसके अब हम नियम भी देख लेते हैं। तो इसका नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह जो है यहाँ पे बोल रहा है, यह जो है एक ही तल पर होते हैं। इस तल पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण एंड अभिलंब जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका नेक्स्ट है एक रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या sin आई और अपवर्तन कोण की ज्या sin आर के समानुपाती होती है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। इसे किसका नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान आई तथा अपवर्तन कोण का मान आर हो। यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है, यहाँ पर इस कोण की मान, यहाँ पर यह कोण जो है आपका आई है और यहाँ पर जो है आपका थीटा आर है।
वहां पर परावर्तन में थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होता था, यहाँ पर थीटा आई इक्वल टू थीटा आर नहीं होता है, अपवर्तन में नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपको, यह किसके बराबर होता है, यह जो है समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है, कैसा होता है, समानुपाती होता है। साइन आई इक्वल टू साइन आर जो होता है कैसा होता है हमारा, समानुपाती। यहाँ पे साइन आई इक्वल टू साइन आर जो है बराबर नहीं होगा। परावर्तन के कोण में जो है दोनों कोण बराबर बनते थे, यदि कोई भी किरण झुकती है तो दूसरी किरण भी उतनी ही झुक जाती थी, तो वहां पर जो है कोण जो है बराबर बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। साइन आई जो है साइन आर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है इसे किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जब सूरज का प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश को परावर्तित, हाँ यहाँ पर जो है कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, यह है जो है यहाँ पर जो दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वस्तु जो है हमें दिखाई किस वजह से देती है, तो वह हमें दिखाई देती है परावर्तन के नियम के कारण। कोई भी वस्तु किसी कलर की हमें किस नियम के माध्यम से दिखाई देती है, वो देती है हमें परावर्तन के नियम के कारण। क्या होता है कि प्रकाश, देखिए रात में हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती, यदि वस्तु स्वयं प्रकाशमान है तो हमें रात में भी वस्तु दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई देती है क्योंकि रात में जो है सूर्य का प्रकाश जो है वस्तु पर नहीं पड़ता है हमारे यहाँ। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु, उस प्रकाश, आप जानते हैं कि प्रकाश से जो है 7 कला से मिलकर बना है, जो आपने इंद्रधनुष में की कलाएं पढ़े होंगे, बेजानी हपी नाला, एक फॉर्मूले के तरीके से। तो उन सारे 7 कलाओं से मिलकर के जो है प्रकाश मिलकर बना है। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु उस किरण से कुछ रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, वो कुछ रंग को जो है परावर्तित कर देती है। लेकिन हम मेन जो है मेन जो 7 रंग है, क्योंकि सातों रंगों को आपस में मिलाकर के कई प्रकार के रंग जो है बन चुके हैं और कई प्रकार के हमें रंग दिखाई भी देते हैं। तो वो क्यों दिखाई देते हैं, वो होती है कि मिक्स जब परावर्तित होता है तब हमें उस तरीके का कलर दिखाई देता है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर कलर ले लेते हैं कि जैसे लाल कलर है, कोई वस्तु में लाल क्यों दिखाई दे रही है, तो जब प्रकाश किरण किसी उस लाल वस्तु पर पड़ रही है तो वो क्या कर रहा है कि बाकी के कलर जो हैं उसके, उस प्रकाश के जितने भी कलर हैं उनको सोख लेगी, सिर्फ लाल रंग को नहीं सोखेगी या अवशोषित नहीं करेगी। लाल रंग को वो क्या करती है, वो वस्तु परावर्तित कर देती है। तो लाल रंग जो है परावर्तित होकर जब हम उसको देखते हैं तो हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमको वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, लाल कलर की दिखाई देती है। कोई वस्तु यदि हमें काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वह पूरे प्रकाश को जो है अवशोषित कर रही है, पूरे प्रकाश को क्या कर रही है, अवशोषित, कोई भी कलर को जो है परावर्तित नहीं कर रही है। कोई वस्तु यदि हमें सफेद कलर की दिखाई दे रही है, तो सफेद कलर आप कह सकते हैं जिन कलरों से मिलकर के बना है। देखो प्रकाश जो है सफेद नहीं होता, प्रकाश का कोई कलर नहीं होता, ये मत सोचना कि सारे कलर को जो है परावर्तित कर रही है, नहीं। तो सफेद कलर जिस कलर से मिलकर बना है तो उन कलरों को जो है वो परावर्तित करती है। ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है हमको, तो समझ लीजिए हरा कलर को परावर्तित कर रही है, बाकी कलर को जो है अवशोषित कर लेती है। तो आप समझ गए होंगे कोई भी वस्तु हमें किस वजह से दिखाई देती है, उस कलर के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट हमारा क्रांतिक कोण, तो यह जो है अपवर्तन के अंतर्गत ही आता है। अभी हमने जो है अपवर्तन के नियम जान चुके हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होता है, ये दोनों हम जान चुके हैं। सघन माध्यम से विरल और विरल से सघन माध्यम के बारे में, दोनों के बारे में हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण कब बनता है, जब किरण अभिलंब से दूर की तरफ जाती है। और दूर की तरफ कब जाती है, जब आप जानते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से अब जो है दूरी की तरफ विचलित हो जाती है या झुक जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। तो यहाँ पर भी वही होता है, क्या होता है कि किस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जब वह कोण जो है 90 डिग्री का हो जाए। साइन आर इक्वल टू हो हमारा कितना, 90 डिग्री। जब साइन आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो यही है कि सघन माध्यम से एक किरण आपतित होती है और अपवर्तन हो करके वह अपवर्तन किरण जो है विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से हटकर जो कितनी डिग्री पलट जाती है, 90 डिग्री। कितनी दूर खिसक गई है, 90 डिग्री विचलित हो जाती है। तो इस 90 डिग्री के कोण पर जब कोई किरण विचलित हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण। इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो आप समझ गए होंगे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है और वह अभिलंब से 90 डिग्री तक जो है दूर चली जाती है, झुक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, जैसे हीरे का चमकना,
मैंने आपको बताया था। मृगमरीचिका आपने पढ़ा होगा, 10th या 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा मृगमरीचिका, सॉरी 11th या 12th क्लास की फिजिक्स में है यह मृगमरीचिका। यदि कोष बदला नहीं है तो होगा, अभी भी होगा उसमें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सघन माध्यम जो है सघन माध्यम में ही लौट जाए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से आकर के किसी तल पर टकराए, वो सघन माध्यम में ही चली जाए, लौट करके ब्रल माध्यम में प्रवेश तक न करे, तब उसको बोलते जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तब प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, सिंपल सा इस प्रकार में आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब यदि प्रकाश किरण 90 डिग्री तक होती थी तो उसको हम बोलते थे क्रांतिक कोण, लेकिन क्रांतिक कोण से भी अधिक मान हो जाए, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक हो गया ना हमारे यहाँ पे, तब इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई है उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस कारण से क्या होता है, इसकी वजह से मृगमरीचिका जो है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका की स्थिति उत्पन्न होती है। मृगमरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में आपने देखा होगा, वरना हमारे यहाँ पर भी दिखाई देता है, हम आपको बताएं, एमपी में भी दिखाई देता है। यदि अच्छी गर्मी पड़ रही है तो आप रोड पे देखिएगा, आप रोड पे देखेंगे कि आगे जो है रोड चमकता है जैसे कि पानी भरा हो, कहीं कहीं पे आपको गर्मी के कारण, इतनी अधिक गर्मी के कारण जो है आपको दिखेगा कि जैसे पानी भरा हो। तो ऐसा ही रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि हमको दूर ऐसा लगने लगता है जैसे वहां पर जो है पानी भरा हो। ठीक है, क्या हो, पानी हो, कोई तालाब हो। हमारी जो है मनो स्थिति जो है थोड़ी खराब होने लगती है इस स्थिति में। तो आप समझ गए होंगे उसको मृगमरीचिका क्यों बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह एग्जांपल जो है मैंने आपको दो बता दिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन आप लोग जानते हैं, जैसे आसमान का नीला हमें दिखाई देना, है ना। अब हमारे जो है जल का नीला दिखाई देना, हमें खतरे का निशान लाल रंग का होना, तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की कहानी है। तो हम बता देते हैं यहाँ पर क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश कण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें छोटे छोटे कण उपस्थित हों, और जब प्रकाश किरण उन कणों पर विकिरण हो जाता है, आप कह सकते हैं कि टकराती है, तो उसके कारण जो प्रकाश किरण फैल जाती है, विकिरण होता है, उसके कारण क्या होता है, प्रकाश किरण फैलती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का विकिरण सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है। मैं आपको बता दूं, जो किरण जितनी अधिक फैलेगी वह हमें वह उतना ही कम दिखाई देगा। तो बैंगनी रंग हमें कम दिखाई देता है और लाल रंग हमें अधिक दिखाई देता है। जैसे आप बहुत से ज्यादा दूर यदि कोई बल्ब जलाएं, यदि वो लाल रंग का जल रहा है तो हमको दिखाई देगा, दूर से ही दिख जाएगा। आपने इसीलिए देखा होगा ट्रेन के जो होते हैं सिग्नल, जो होते हैं आपने देखा होगा, या हमारे सिग्नल, तो उसमें लाल रंग का उपयोग करते हैं, रोकने खतरे के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसका विकिरण या आप कह सकते हैं फैलाव कम होता है। विकिरण क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से लाल रंग हमें दिखाई देता है। या आप कह सकते हैं बिखराव, यदि कोई चीज बिखर जाएगी तो हमें वो कम दिखाई देगी, हमारे सीधे हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो विकिरण होता है वो होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम जो विकिरण होता है वो होता है लाल रंग का। इसलिए लाल रंग का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जो दूर से हमें यदि किसी चीज को देखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वहां पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है। और इन्हीं कारणों से जो हमें जो है आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, हमारा जल का रंग भी जैसे नीला दिखाई देने लगता है हमको, जो हमारा समुद्री जल है उसका रंग नीला दिखाई देता है। तो विकिरण के कारण यह सब जो क्रिया होती है। सांझ के समय पर जो है आप कह सकते हैं सूर्य का लाल दिखाई देना, या सुबह के समय पर सूरज का लाल दिखाई देना, यह सब जो है विकिरण के कारण होता है, प्रकाश के विकिरण के कारण। तो यह एग्जाम्पल जो है पूछता है आपसे, इसमें जो है एग्जाम्पल पूछता है आपसे कि यह किस क्रिया के कारण होता है, प्रकाश की किस क्रिया के कारण होता है, तो प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। इसके साथ इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वह बनता है आपका कि सबसे कम विकिरण किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है। तो सबसे कम विकिरण जो आपका होता है वो लाल रंग का होता है, सबसे अधिक विकिरण जो होता है बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन को हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो इसको यदि आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से यदि आप लोगों को समझना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश का विवर्तन क्या कहलाता है। लेकिन बहुत अच्छे से यदि आप समझना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, एक मोमबत्ती को जलाइएगा रात में बल्ब बंद कर लीजिएगा, मोमबत्ती को जलाइएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि विवर्तन होता क्या है। जो विकिरण है
उसी प्रकार सा है लेकिन थोड़ा अलग है। अब मोमबत्ती को जलाइएगा, उसके आगे आपने कभी देखा होगा हाथ माथ ले जाना आप उसको, तो दीवार पे एक फिगर बनाते हैं आप लोग, परछाई जाती है, परछाई बन जाती है। तो मेन परछाई से मतलब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा कि हाथ से कई प्रकार की दीवार पे जो है आकृतियां बनाई होंगी उस परछाई से। तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती के सामने आप यदि हाथ ले जाते हैं तो आपकी परछाई जो है, हाथ की परछाई बॉल या दीवार पे बन जाती है। लेकिन इसी परछाई तो अब यह क्यों बनती है, क्योंकि इससे क्या लगता है कि प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है, सीधी रेखा में। लेकिन वहीं पर एक आप बिल्कुल छोटा सा कण लेके जाइएगा, छोटा सा बिल्कुल कण उससे जो मोमबत्ती है उसके सामने लेके जाइएगा, तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि जो है उसका परछाई जो है दीवार पर नहीं बनेगी, उसकी परछाई दीवार पर नहीं बनेगी। इसका कारण जानते हैं आप लोग क्या होता है? इसका कारण होता है विवर्तन। उसकी परछाई जो है दीवार पर नहीं बनेगी। देखिए हर जो है, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे प्रकाश का ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। एक जैसे कि मोमबत्ती है तो उसके सामने आप छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक चीज लेके जाइएगा, बिल्कुल छोटा सा कण हो, जैसे कि आप कह सकते हैं हम कि सरसों का दाना टाइप में, सरसों का दाना आपने देखा होगा, तो सरसों के दाने जितनी चीज लेके जाइएगा तो उसकी जो है आप देखेंगे कि परछाई जो है नहीं बनेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम, परछाई तो बननी चाहिए ना, प्रकाश सीधा गमन करता है तो उस पर भी तो पड़ेगा, तो उसकी परछाई बननी चाहिए दीवार पे, लेकिन नहीं बनती। इसका मेन कारण होता है प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण जो है जब उस वस्तु से टकराती है तो उसके किनारों से टकरा करके वो जो है अंदर की तरफ मुड़ जाती है, किनारों से टकरा करके जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, और जो उसकी परछाई जहां पर बननी थी उस भाग को भर देगी, उस भाग को क्या करती है, भर देती है, अपने प्रकाश से भर देती है, जिस कारण से जो है प्रकाश जो है, जिस कारण से उस वस्तु की परछाई हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि आप कोई बड़ी वस्तु ले जाएंगे तो उसकी क्लियर दिखाई देगी आपको परछाई, लेकिन वो परछाई का मिट जाना ही विवर्तन है। ठीक है, उस परछाई जहां पर बननी चाहिए थी वहां पर परछाई की क्या कौन भर देता है, प्रकाश भर देता है। यह आपको धुंधली दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाएगी, थोड़ी थोड़ी सी वैसी मद्दी सी दिखाई देगी, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। यही जो है आपकी परिभाषा में है, देख लीजिएगा आप इसमें, जो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, चलिए इसको। यदि किसी प्रकाश स्रोत या पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रखा दिया जाए, अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश ना गुजरे, तो हम पर्दे पर अवरोध के स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छाया दिखाई देती थी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है, जो सीधा गमन करता है उसको सरल रेखीय संचरण से हट जाता है, वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उस छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। जैसा कि मैंने आपको समझाया बिल्कुल सेम वही है, आप चाहें तो इसको घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या कहलाता है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही हो या एक ही दिशा में चल रही हो, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे दो प्रकाश तरंगें हैं, यदि उनकी आवृत्ति समान है, वो किसी एक माध्यम में एक ही समान दिशा में जो है वो गमन कर रही है, समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में जो है गमन कर रही हैं, चल रही हैं, तो उनके अध्यारोपण फलस्वरूप जो प्रकाश की तीव्रता में जो है परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। इसी कारण से या उनके मिलने से, इसी कारण की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो साबुन का बुलबुला होता है वो हमें रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा, चमकदार रंग जो है आप कह सकते हैं रंगीन दिखाई देता है हमको, उसके सातों कला जो है प्रकाश के दिखते हैं हमको। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जब मिट्टी का तेल यदि पानी पर फैल जाए उस पर भी प्रकाश किरण यदि पड़ती है तो वो भी रंगीन दिखाई देने लगता है। तो यह जो है व्यतिकरण का उदाहरण होते हैं हमारे। नेक्स्ट गुण है हमारा प्रकाश का, वो है ध्रुवण। तो प्रकाश का अंतिम गुण है जो है तरंगों का ध्रुवण, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, और मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार की जो तरंगें होती है हमारी, वो एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग।
तो जो ध्रुवण की क्रिया है वो अनुप्रस्थ तरंग में घटित होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की क्रिया घटित नहीं होती है। आपसे पूछ सकता है सीधा कंपटीशन एग्जाम में कि किस तरंग में जो ध्रुवण की क्रिया जो है घटित होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा अनुप्रस्थ तरंग में जो है ध्रुवण की क्रिया घटित होती है। अनुदैर्ध्य में ध्रुवण की क्रिया जो है घटित नहीं होती है। ध्रुवण की क्रिया क्या होती है, जो प्रकाश के कण होते हैं, आप कह सकते हैं फोटोन होते हैं, उनमें जो कंपन होता है, प्रकाश की दिशा के संचरण लंबवत जो कंपन होता है, यदि वह कंपन एक ही दिशा में होता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता देते हैं आपको कि प्रकाश तरंग के कंपन, जो प्रकाश तरंग होता है उसका कंपन प्रकाश संचरण की दिशा की लंबवत, जैसे प्रकाश किसी दिशा में गमन कर रहा है उसकी लंबवत, संचरण की दिशा की लंबवत तल में एक ही दिशा में यदि वह कंपन कहते हैं, एक ही दिशा में कंपन कहते हैं, प्रत्येक दिशा में सम्मिलित ना हो या प्रत्येक दिशा में कंपन ना करें, सिर्फ एक ही दिशा में कंपन कहते हैं, तो इस प्रकार को समतल ध्रुवण प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकाश को क्या बोलते हैं, हम समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवण की प्रक्रिया क्या होती है। वह जो कंपन कहते हैं, जो प्रकाश के कण होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रकाश के फोटोन जो हैं, वह जो कंपन कहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण, सिंपल भाषा में। लेकिन वह जो है कंपन जो है प्रकाश संचरण की दिशा में के लंबवत एक ही दिशा में होना चाहिए, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम प्रकाश का ध्रुवण। तो अंतिम गुण हमारा हो गया, प्रकाश के 5 गुण होते थे, हमने पांचों गुण समझ लिए। इसके बाद जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, तो यहाँ पे है निर्बाध में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, यहाँ पे मीटर में दी गई है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होती है, ठीक है। इसके बाद 10 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, 10 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास के बीच में होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश जब किसी तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपके लेंस से संबंधित भी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं लेंस के बारे में ऐसे ही बता दूंगा आपको, यहाँ पर क्वेश्चन के जरिए ही आपको समझा दूंगा। प्रकाश से संबंधित ही है इसलिए लेंस से आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकाश, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें ऑप्शन पढ़ने तक की जरूरत नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है। यदि यह आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग को, तो प्रकाश प्रा से शुरू होता है और अनुप्रस्थ, देखिए प्रस्थ है ना, तो प्रा इसमें आता है, तो इससे आपको याद रखनी है। यदि आपको भूलता है कि अनुप्रस्थ है अनुदैर्ध्य है, तो आपको इससे याद रखना है प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश प्राकाश लिखते हैं हम प्रा से, और यहाँ पे भी प्रा है और इसमें भी प्रा आता है शब्द, देखिए, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लेंस के बारे में। लेंस हमारा होता है, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक समतल लेंस होता है। समतल दर्पण जो हम आप देखते हैं उसको समतल लेंस बोलते हैं। अब देख लेते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेंस हमारा अवतल। तो अवतल लेंस इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, देखिए मोटे मोटे में सीधा भी बनता है अवतल लेंस में, लेकिन वो जब लेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझिएगा। अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब बनता है कैसा, उल्टा और वास्तविक, दो चीजें याद रखना, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जस्ट इसका विपरीत आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा वास्तविक था तो यहाँ पे बनता है आभासी और सीधा। उत्तल लेंस में आभासी और सीधा, यदि आप बुक लिए हैं या कॉपी तो लिख लीजिएगा। अवतल लेंस में जो है आपका वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस में आभासी और सीधा। और समतल लेंस में भी आपका जो जो समतल लेंस होता है दर्पण, तो आप कभी भी खड़े होंगे तो आपने उसमें देखा होगा आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो उसमें कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो समतल का भी मैंने बता दिया। अब इसी से जो है हमारे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी आ गया। अब आप समझ गए होंगे आभासी किस में बनता है। आभासी बनता है हमारा जो बनता है वह बनता है उत्तल में, ठीक है ना। आभासी, यहाँ पे वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, क्वेश्चन पूर्ण नहीं है आपका यहाँ पर,
बराबर या वास्तविक वस्तु के बराबर लिखना चाहिए था। वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह बनता है समतल दर्पण में। लेकिन यदि आभासी अकेली है तो उत्तल दर्पण में भी जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल में जो है वास्तविक बनता है, लेकिन आभासी नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पे वस्तु वास्तविक है, यहाँ पे वास्तविक मत समझ, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल में बनता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा, जिसमें सीधा बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, सीधा हमारा एक समतल में बनता है और सीधा एक किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन है समतल उत्तल अवतल, समतल अवतल उत्तल अवतल एंड समतल और उत्तल, तो समतल और उत्तल में बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा। इसके बाद नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आया है, यहाँ पे वस्तु नहीं आया। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बनता है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अवतल दर्पण वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा। उल्टा। यदि आपने लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है, जो पहले मैं बोल चुका हूँ, आप बैक कर लीजिए, वीडियो लिख लीजिए, उसी से मैं बोल रहा हूँ, उसी से जो है आपके आंसर आ रहे हैं। तो कैसा बनता है, उल्टा। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है सब में बनता है आपका। हम आपको बता दें, सिर्फ जो है समतल दर्पण में नहीं बनता छोटा, क्योंकि उसके बराबर ही बनता है। बाकी अवतल में भी छोटा बनता है और उत्तल में भी बनता है छोटा। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश में परावर्तन के नियम के अनुसार, इनमें से आप पढ़िए और आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, कौन सा है आपका आंसर। प्रकाश में परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सॉरी है ना, और आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है। कौन सा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे छोटा, क्या होता है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब थीटा आई इक्वल टू थीटा आर होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो कैसा होता है, समतल दर्पण पर कैसा बनता है, हमने आप देखा, हमेशा सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ पे दो हैं जो आपके, तो सी ऑप्शन आपका सीधा और आभासी। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका जो होती है हमारी, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है नियंत्रित करती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर जो होगा, पहला ए ऑप्शन ही है आपका जो है सही है, परितारिका, पुतली, लेंस एंड पक्षमाभि पेशियां। तो आपका जो है परितालिका, ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, सूर्य हमें गोल दिखता है, तो कैसा, गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, अंडाकार या चपटा। तो हम जानते हैं कि वृत्त के आकार का दिखता है हमको, गोल नहीं दिखता, कैसा, वृत्त के आकार का दिखता है, चपटा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, चपटा। ठीक है, गोल कैसा होगा, हमारा पूरा गोल होगा गेंद की तरह। तो हमें क्या गेंद की तरह नजर आता है, नहीं आता ना वो, हमको कैसा एक चपटा हुआ सूर्य दिखाई देता है ना। तो वृत्त के आकार का दिखाई देता है, चपटा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है। देखिए हम बता चुके हैं, समतल दर्पण है ना। वस्तु के बराबर आ गया ना, तो कौन सा है, समतल दर्पण। वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु के बराबर यह समतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक नहीं, काल्पनिक, उल्टा, तो काल्पनिक। ठीक है, आभासी मतलब काल्पनिक, जो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है, तो आपका जो है काल्पनिक। नेक्स्ट आता है, सागर नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम पढ़ चुके हैं सागर का नीला दिखाई देना, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो अपवर्तित होती है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो अवशोषित हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने से बिखर जाता है। तो आपका सही ऑप्शन जो है क्या होगा, इसमें आप लोग लगाइएगा, पढ़ चुके हैं हम आपका। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये हम पढ़े हुए हैं, अभी हल पढ़ चुके हैं, आपको आना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन और विक्षेपण। तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के क्या कारण क्या होता है, आपतित किरण जो है वह मुड़ जाती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल से सघन में जाने पर जो है क्या होती है, मुड़ जाती है। तो अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट हमारा किस घटना के कारण जब सिनेमा मशीन से किरणें निकलती हैं तो वह स्क्रीन पर अ, उभरती हुई क्यों दिखाई देती है, मतलब कि जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर जो पिक्चर बनती है तो किस वजह से बनती है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके विकिरण, नेक्स्ट आपका विवर्तन, विक्षेपण या अपवर्तन। क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछेगा, ये 5 गुण जो मैंने आपको प्रकाश के बताए इसके एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा इस प्रकार से, है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है विवर्तन। इसलिए आपको 5 गुणों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसका नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन विवर्तन। नेक्स्ट आते हैं, इंद्रधनुष में रंग दिखाई देते हैं तो कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण, या मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट रेगिस्तान में बन जाता है। नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में। देखिए यहाँ पर सघन और विरल आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा। जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में या वायु से कांच में, बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, ठीक है ना। हीरे से कांच, आपतित किरण होती है हमारी, वो अपवर्तन किरण जो होती है वह अभिलंब से जो है दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर की तरफ हट जाती है। और पूर्ण आंतरिक कब होता है, आपका जब क्रांतिक कोण से अधिक मान हो जाए, मान, है ना, कोण क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब आपका सघन से विरल माध्यम में जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस गुण धर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वह होती है आपके अपवर्तन के कारण। यह जो है आ चुका है आपका, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, सबसे 19 बार हमारा क्वेश्चन है, वह है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो गैलीलियो ने, माइकलसन ने, रोमर ने या न्यूटन ने। तो जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था वो किया था रोमन ने, किसने, रोमन ने। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं हमारी, तरंग तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान और कण के समान। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है सी ऑप्शन, क्योंकि यदि ध्रुवण होता है मतलब कंपन, तो आप लोग जानते हैं कण, कण व तरंग जो है कंपन होती है, तरंग जो है आपकी वेव के रूप में होती है इस प्रकार से, है ना, वेव के रूप में तरंग एवं कण दोनों के समान। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, बीच का कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है, हीरे में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वप्रथम होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या जैसी रहती है वैसी की रहती है ना। तो क्या होता है, माध्यम में प्रकाश तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति कैसी होती है, बढ़ती है, सहायता गिर जाती है, घट जाती है, वैसी ही रहती है या घटती है। तो इसमें जो है प्रकाश की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर का, है ना, तापमान में वृद्धि, क्योंकि तापमान भी जो है होता है, वृद्धि जो है प्रकाश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो इसमें जो आपका है बी, जो सी ऑप्शन जो है सही है, वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आप लोग जानते हैं बैंगनी रंग का प्रकीर्णन या बिखराव फैलाव सबसे अधिक होता है बैंगनी का। सबसे कम किसका होता है, तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवण, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश एक जो है आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और मैंने बोला था ध्रुवण की क्रिया जो होती है किसमें होती है, अनुप्रस्थ तरंग में होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग में होती है, इसलिए ध्रुवण की जो क्रिया है जो ध्वनि में घटित नहीं होती है। ध्वनि में हाँ अपवर्तन भी होता है, परावर्तन, वितरण, विवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, लेकिन जो है ध्रुवण नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो इसमें देख लीजिए आप, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन के कारण। जब कोई ध्वनि किसी से टकराती है तो दोबारा जो है लौट के आती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो वह किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, क्योंकि यह सब जो है ध्वनि तरंग में होता है, सिर्फ अकेली ध्रुवण की क्रिया जो है ध्वनि तरंग में नहीं होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग, किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्ध्य या परास कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आप उसमें पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से जो है बाकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन और थे, तो वो जो है आपको जो है नोट्स के साथ मिल जाएंगे, तो नोट्स में आप पढ़ सकते हैं उनको। और यदि आपने जो है टॉपिक को अच्छे से समझा है, पूरा वीडियो देखा है, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखे हैं इससे, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नया वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।